नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त बजट 2026-27 पेश किया। ये बजट पास होता है तो इसके बाद ये देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग जगत की दिशा और दशा तय करेगा। इस बजट पर देश भर के लोगों की नज़रें टिकी हुई थी, उद्योग जगत की नज़रें टिकी हुई थी। इस बजट से आम आदमी को क्या मिला, उद्योग जगत को क्या मिला, युवाओं को, गृहिणियों को, महिलाओं को, छात्रों को आखिर क्या कुछ मिला, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार प्रकाश चावला जी और सुनील बत्रा जी। प्रकाश चावला सर, आपका स्वागत है डायनामाइट न्यूज़ के स्टूडियो में। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस बजट से सरकार ने क्या संदेश दिया है और क्या क्या इस बजट की मुख्य बातें हैं। सुभाष जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। इस बजट से जो उभर के जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो सरकार के सामने, देश के सामने चुनौतियां थी, आज के आर्थिक और आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस थे, जो पूरे विश्व में उथल पुथल चल रही है इकोनॉमी में, उधर से टैरिफ का चैलेंज चल रहा है, उधर से चैलेंज है जैसे चाइना से रेयर अर्थ की जो जो रेयर अर्थ के माने ये होते हैं कि जो जो चीज़ें जैसे मान लीजिए कॉपर है या रेयर मैग्नेट्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। चाइना ने अपने उस पर कंट्रोल लगा दिए, उधर से ट्रम्प का टैरिफ का इशू है। और सरकार ने जैसे पीछे कदम उठाए कि जीएसटी कम किया काफ़ी आइटम पे, इनकम टैक्स रिबेट दी पिछले साल में। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या एमएसएमई पे हुआ, तो कहीं ना कहीं संदेश आ रहा था कोई एमएसएमई अभी भी समस्या में डील कर रहा है, समस्या है उनके लिए। तो इस बजट में एमएसएमई के लिए काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, कुछ फंड बनाया उन्होंने एमएसएमई के लिए, और फिर एक कॉरपोरेट मित्रा स्कीम बनाई है। क्योंकि होता क्या है कि एमएसएमई में जो सप्लाई करती है जो देश की जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनकी पेमेंट में बड़ी दिक्कत आती है, उनके आउटस्टैंडिंग बड़े रह जाते हैं, पेमेंट में दिक्कत आती है। तो सरकार को ये मालूम है क्योंकि सरकार की तो कंपनियां हैं वो, लेकिन उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। फिर रेयर अर्थ के लिए, अब रेयर अर्थ ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल से आप कहीं से खाद से निकालें, 10 साल लगते हैं उसको एक्सप्लोर करने में, लेकिन कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो अब उन्होंने शुरुआत की है, उसका एक रेयर अर्थ का एक प्रॉपर मिशन बना है। तो उसमें उम्मीद करते हैं कि पैसा ठीक से चलता रहेगा। जितनी ऐसा ना हो कि आज तो हमारे पास जियो पोलिटिकल टेंशन हैं और मालूम पड़ेगा कुछ टेंशन ईज हो गए तो फिर ये हमारा मिशन भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाए। ये नहीं करना। जब जब पानी काम होता है, पानी ठीक ठाक होता है, तब काम आना चाहिए। अभी तक उफान आ रहा है तो उफान में चलते हमने वो कदम ले लिए, लेकिन हमको इंश्योर करना है कि कुछ भी हो अब कमिटमेंट है तो है। सुनील बत्रा सर, आप क्या देखते हैं बजट में? नमस्कार सुभाष जी। देखिए, मेरे से पहले जैसे चावला जी ने बताया बहुत जो बजट के जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो नई बातें आई हैं उभर के, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें। अगर आप देखो तो पहले जो एक इंडिकेशंस भी मिल रही थी और जो हर कोई सोच रहा था कि ये बजट एक रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बन के बाहर निकलेगा, कि रिफॉर्म्स को और इसको उसकी गति और बढ़ाई जाएगी और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि इस सरकार का, अगर आप देखें पिछले 10 से 12 सालों में इन्होंने रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे अच्छे किए हैं और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और संदेश भी दिया है इस बजट के जरिए। खास करके मैं एक बात के ऊपर फोकस करना चाहूँगा कि आप ये देखिए, ये बजट जो पेश किया गया है ये एक ये इस बैकड्रॉप में किया गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने कई एफटीएज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और उसके चलते अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस आएगा और बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप देखें तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत अच्छा
एक उसका जो एलोकेशन वो बढ़ा के पिछले 11.2 लाख करोड़ से बढ़ा के काफी बढ़ा दिया है, 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। तो वो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जिस उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो कई चीजों पे पड़ेगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि हमेशा गवर्नमेंट का एक फोकस रहता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो बजट है और ये गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर, उन्होंने बहुत साफ संदेश दिया है कि हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं और वी डोंट बिलीव इन द रेटोरिक रादर इम्प्लीमेंटेशन। तो वो एक अच्छा संदेश किया है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हर किसी को, स्पेशली जो इनकम, जो मिडिल इनकम क्लास है, जो ग्रुप है, वो बजट का इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि हमको क्या राहत मिली। तो कहीं ना कहीं शायद मेरे को लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि पिछले साल बहुत एक अच्छा राहत दिया था, 12 लाख तक की इनकम बिल्कुल वर्चुअली इनकम टैक्स फ्री कर दी गई थी। तो शायद उसमें अगर मैं सोचता हूँ कि कुछ हल्का फुल्का भी दिया होता तो एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात होती। तीसरा एक और छोटा सा पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा, जो कि अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट को अगर आप बैरोमीटर माने कभी भी किसी भी बजट को, तो शायद कहीं ना कहीं एक निराशा हुई है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको कि हम एसटीटी बोलते हैं, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर उन्होंने टैक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जबकि एक्सपेक्टेशन थी शायद उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल से क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, डिफेंस में एलोकेशन बढ़ाई है, तो सब कहीं ना कहीं से वो उनको ये एलोकेशन बढ़ाने के लिए साधन भी चाहिए थे इनकम जनरेट करने के, तो शायद एक उसी के जरिए हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बजट को काफी पॉजिटिव मानता हूँ इस समय। जैसे आपने बताया कि जो मिडिल क्लास ग्रुप है उसके लिए इनकम टैक्स में कोई नया प्रावधान नहीं किया गया, उसके स्लैब को नहीं बढ़ाया गया। लोगों को उम्मीदें थी कि शायद सरकार कुछ इस बार टैक्स जो है बढ़ाए, यानी उनको राहत दे। लेकिन सरकार ने इस बजट में ये कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 अप्रैल से जो है लागू होगा। उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। उसमें जैसे सजा का प्रावधान था, जो जुर्म का था उसको सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, इस तरह के कई सारे प्रावधान किए गए। लेट जो ITR फाइल होती थी उसमें भी कुछ छूट दी गई है। जो NRIs थे उनको जो उसमें भी कुछ छूट उनको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और इस तरह का जो न्यू IT एक्ट है 2026, उसे किस तरह आप देखते हैं? सुभाष जी, ये एक अच्छे रिफॉर्म्स हैं। ये एक आगे चल के ये जितना सरल होते जाएंगे उतना अच्छा है हर आम व्यक्ति के लिए। उनको टैक्स भरना या जिसके यहाँ से थोड़ी सी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना, तो ये एक अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो जो मैं पॉइंट उठा रहा था कि एक आम आदमी, उसके लिए शायद इतना मायने नहीं रखता है। वो एक जानना चाहता है कि मेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीज हुई, कितना इंक्रीज मिला, मेरी मंथली सेविंग कितनी बनती है, वो एक चीज थोड़ा सा है। बाकी अदरवाइज आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, ये जो सारे उन्होंने प्रावधान किए हैं, जो उन्होंने नई चीजें लाई हैं, सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अच्छी डायरेक्शन है और उसको अच्छी दिशा ही मिलेगी उससे। और टैक्स कंप्लायंस जिसे कहते हैं कि वो और अच्छी होगी देश में। चावला जी से मेरा एक सवाल था, जब हम बजट की बात करते हैं तो अक्सर घर की बात करते हैं, गृहिणी की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और बजट खासकर वही लोग, कमाता कोई भी हो लेकिन चलाते वो हैं। तो क्या इसमें कुछ लगता है कि जो घर गृहिणियों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान देखने को मिले क्या इस बजट में? देखिए जी, जो घर की महिलाएं हैं, जो हाउस होल्ड हमारा है, उसमें कोई ऐसी बड़ी एक्साइट होने वाली चीज़ है नहीं इस बजट। क्योंकि अगर इनकम टैक्स में छूट मिलती तो घर की रियल इनकम बढ़ जाती। जो घर में सही पैसे आते हैं, अगर इनकम टैक्स में मान लीजिए किसी को साल का 50,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो 4,000 रुपये घर का हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई। वो तो नहीं हुई, जैसे सुनील जी ने कहा, वो नहीं हुई। अब दूसरा एक दो चीज़ें कहूँगा। दूसरा ये होता है कि कुछ एक चीज़ें, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है आज। क्यों क्रैश हुआ? स्टॉक मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट मिली कि फ्यूचर्स में या दूसरे में एसटीटी बढ़ा दिया। अब कोई कहेगा स्टॉक मार्केट से क्या फ़र्क पड़ता है? स्टॉक मार्केट से फ़र्क यूँ पड़ता है आम आदमी की ज़िंदगी में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो भी यूँ फ़र्क पड़ता है
कि जब कंट्रीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं या जाते हैं, आते हैं तो डॉलर्स लेके आते हैं, तो जो डॉलर्स लेके आते हैं तो हमारा रुपी जो स्ट्रांग होता है। अब मान लीजिए सुनील जी के बच्चे बाहर रहते हैं, को पढ़ रहे हैं, या मेरे बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ रहे हैं, अगर मुझे यहाँ से डॉलर खरीद के उनको भेजना है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो डॉलर तो और महंगा हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को बेचते गए तो डॉलर पे और प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो आम जो मिडिल क्लास परिवार है, आपको मालूम है हर परिवार में बच्चे विदेश जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और भी कई हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट 80% हम इंपोर्ट करते हैं, डॉलर का रेट बढ़ता है एज इट इज़। अब पिछले कुछ हफ्तों में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर डॉलर वीक हो जाता है तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो आपका पेट्रोल पंप पे नजर आएगा उसका इम्पैक्ट। आप घरों में कितना मर्जी सोना महंगा हो जाए, शादी ब्याह में कुछ तो डालेंगे, कुछ तो इस्तेमाल होता है, और सोने का रेट भी बढ़ जाएगा, वैसे ही बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो आम आदमी को लंबी चौड़ी राहत नहीं मिली। ये चीज़ है, जैसे एक ब्रॉड मैसेज है। अब हुआ क्या है कि बजट में थोड़े बहुत स्टिचेस लगाए हैं कि अगर एमएसएमई को दिक्कत है तो वहाँ कुछ दे दिया, कुछ ड्रग्स कैंसर के तो वहाँ कुछ दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया, वहाँ कुछ दे दिया। एक बड़ी बिग पिक्चर समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस टाइम क्या है, वी आर इन द मिडल ऑफ अ ह्यूज जियो पोलिटिकल चैलेंजिंग सिचुएशन। उस सिचुएशन को मीट करने के लिए एक बिग टाइम अपॉर्चुनिटी थी, चैलेंज था, और उसको हमको खुल के सामने आना चाहिए था। थोड़ा बहुत फिजिकल डेफिसिट हमको एल्बो रूम लेना भी पड़ता, बढ़ भी जाता। तो एक बोल्ड बजट का जो स्कोप था वो लगता है हो नहीं पाया। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। निर्मला सीतारमण ने इस बजट में जो प्रस्ताव किया वो ये बोला कि इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म हब बनेगा, और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान भी बताए हैं। तो हेल्थ के फ्रंट पे ये चीज़ें हैं। शिक्षा पे कुछ बड़ी घोषणाएं जो युवाओं को इंतजार थी वो संभवतः नहीं हो पाई है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप कैसे सुनील जी बजट को देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें तो हम टोटल इकोनॉमी या टोटल जीडीपी का परसेंटेज है जो इन दोनों क्रूशियल सेक्टर्स एजुकेशन और हेल्थ इज द मिनिमल कंपेयर। अगर हम इनको कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि इनको थोड़ा सा और इसके रिफॉर्म, खास करके इन दोनों सेक्टर्स में तेजी लाने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। जो भी किया है, जैसा चावला जी ने बताया कि कहीं कहीं जहां जहां इनको लग रहा था कि यहाँ कमी पेशी है वो स्टिचेस किए गए हैं, लेकिन हमारे हिसाब, मेरे को भी यही लगता है कि इनको रिफॉर्म्स और खुल के लाने चाहिए, खास करके ये सोशल सेक्टर में जो कि एजुकेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको लोगों को छूट देनी चाहिए इस चीज को लेके। तो ये मैं भी समझता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य में और सुधार करने की बहुत जरूरत है। जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो दो चीज़ें मैं सोचता बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना, ताकि जो विकास की गतिशीलता को बनाए रखती है, उसको तेजी देती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने कुछ कदम पे, कई फ्रंट पे जो है नई नई घोषणाएं की है। रेल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर और सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, और कुछ नए हब शिपिंग के लिए, तमाम इस तरह के प्रावधान किए। लेकिन क्या जो प्रावधान किए गए हैं, वो जो विकसित भारत की सरकार बात करती है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर उस विकसित भारत के लक्ष्य को मीट करता है, यानी उस उद्देश्य को पूरा करता है? देखिए जी, दो चीज़ें हैं। जो जिसका सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो 11.2 लाख करोड़ से बढ़ा के 12.2 लाख उम्मीद भी थी, और इन्होंने किया भी। और वो खर्च कहाँ होगा? खर्च होगा सड़कें बनाने में, पोर्ट बनाने में, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में होगा। अच्छी बात है। उसका फिर स्पिन ऑफ इफेक्ट पड़ता है आगे, जो उनके वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, और उसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल में रेलवे भी शामिल है। रेलवे में बड़ा मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं।
और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के लिए जाहिर बात अच्छा बनता है। उसको फिर अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउडिंग इन हो जाता है, फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी क्राउड इन हो जाता है, तो एक उसका अच्छा पॉजिटिव डोमिनो इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या है कि विकसित भारत करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। विकसित भारत अगर बनना है तो हमें बिग टाइम मैन्युफैक्चरिंग के तरफ जाना पड़ेगा। इस बजट में कोई लंबी चौड़ी एसएमई सेक्टर को दिक्कत हो रही थी, वहाँ हमने कुछ दे दिया, एसएमई फंड बना दिया, एमएसएमई 10,000 करोड़ रुपए का, कुछ और सुविधाएं दे दी। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करना आपने अच्छे से कीजिएगा, लेकिन अब आप एआई में कुछ इनिशिएटिव लें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके सालों लग जाते हैं। एआई बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अच्छी बात है, दमखम तो दिखाया कि इस तरफ हमको बढ़ना है। सर्विस सेक्टर में फोकस है, क्योंकि देर सवेर सरकार को ये रियलाइज़ हो गया कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा एस्पिरेशन है, हम पूरा नहीं कर पा रहे कुछ एक सेक्टर को छोड़ के। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने अच्छा काम किया है, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन पे हमने अच्छा काम किया, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम लोग नहीं ग्रो कर पा रहे। और इस बजट में एक और ख़ास चीज़ जो है तवज्जो देने वाली, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें, प्लांटेशन सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोकोनट के लिए, कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे सैंडलवुड है, ऐसे के लिए। लेकिन जो फार्मर्स को डबल इनकम उसकी इनकम बढ़ाने की बात की, उन्होंने कुछ सेटअप मैकेनिज्म की बात करी है। ठोस सामने आना चाहिए ना, भाई हम क्या करने वाले हैं। और फिर हमारे को एक चैलेंज है, जो एफटीएस हम लोग साइन कर रहे हैं, तो एफटीएस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे हमें मार्केट मिल रही है कि हम मार्केट दे रहे हैं, तो असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो हमको विकसित भारत करने के लिए, विकसित भारत का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मीट करने के लिए इस बजट को थोड़ा और बोल्ड होता तो अच्छा लगता। सुनील जी, जैसे चावला सर ने बताया कि जो विकसित भारत के लिए जो ये बजट है वो पर्याप्त नहीं है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ रेल की बातें की, रेलवे की बातें की, एआई की बातें की। रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, उस मोर्चे पे सरकार ने कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया, रेल यात्रियों से लेकर के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने को लेकर के, या जो और भी कॉरिडोर्स नए बनाने के लिए, या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि विकसित भारत जो हमारा बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है बाय 2047, उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमें और बहुत तेज़ी लानी होगी अपने रिफॉर्म में और अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि 7% हम लोग 4 साल से दुनिया भर की सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकोनॉमी तो हैं, लेकिन क्या 7% और अराउंड 7% प्लस माइनस 2%, क्या ये पर्याप्त है विकसित भारत 2047 बाय 2047? मेरे भी हिसाब से ऐसा नहीं है, हमें और बहुत तेज़ी लानी होगी। आपने बात पूछी है रेलवेज़ के बारे में। देखिए, रेलवेज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आज की स्पीच में जो वित्त मंत्री की जो स्पीच है, शायद मैंने रेलवेज़ वर्ड बहुत कम सुना है। शायद ऐसा मेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप फिगर्स चेक करेंगे, देखेंगे तो रेलवेज़ को अभी तक का सबसे बड़ा एलोकेशन हुआ है, जो कि 2.9 लाख करोड़ के करीब है। और रेलवे में कुछ एक बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं। रेलवे मंत्रालय ने जो नई ट्रेन, नए कॉरिडोर्स, नए फ्रेट, वो हाई स्पीड रेल, ये सब आ रहे हैं, तो है तो अच्छा। पर मैं एग्री करता हूं चावला जी के साथ कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि बहुत और तेजी लाने की जरूरत है। अगर ये बजट और बोल्ड होता तो शायद बहुत अच्छा होता। रक्षा पे 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रक्षा बजट जो है दे दिया गया है सरकार द्वारा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा है, जो पिछले बजटों से बहुत ज़्यादा है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? और ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने, ऐसी चर्चाएं हैं मीडिया में कि उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है, तो ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, पूरे विश्व में उथल पुथल का माहौल है, दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक लड़ाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
और ऑल ओवर वर्ल्ड ये देशों ने, और एक ना बड़ा इनवर्ड लुकिंग संसार बन रहा है। रीसेट जिसको हुआ, रीसेट में ये ग्लोबलाइजेशन को उल्टा ही चल रहा है। हर आदमी अपनी अपनी वो कर रहा है, अपनी रक्षा खुद कीजिए। तो ये मैसेज तो पहुंच चुका है, यूरोप को पहुंच चुका है। नेटो के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और हम भी हमारे जो गिरे हुए हैं ऐसे पड़ोसी देशों से, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त तो नहीं हैं, कम से कम 2 तो बड़े ऐसे हैं जो दोस्त तो नहीं माने जाते, तो तैयारी तो रखनी पड़ेगी। और हमको अभी डिफेंस में बहुत आगे जाना है। अभी भी हम नेट इम्पोर्टर्स हैं। जो क्रिटिकल हमारे जो इक्विपमेंट हैं, हमारे जो डिफेंस गियर बोलते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हों या फाइटर एयरक्राफ्ट हों या उनके पार्ट्स हों, वो सब में अभी हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। बड़ा इंडिजिनाइजेशन बहुत करना है। तो 1000 करोड़ बताया तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो एलोकेशन है डिफेंस की, इसमें क्योंकि जो आने वाली लड़ाई है, वो लड़ाई जो है वो बंदूक की नहीं है, एवियोनिक्स की है। वो इस तरह के एवियोनिक्स होते हैं जो आपकी साइबर अटैक की है। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, R&D चाहिए, और कमिटमेंट चाहिए, और लगातार कमिटमेंट चाहिए। और कुछ एक सालों में इस तरफ तवज्जो दी जा रही है, अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में ये सेक्टर ऐसा है कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में माहौल ऐसा चल रहा है। तो किया तो अच्छा किया, लेकिन और अच्छा करें तो और भी। मॉडर्नाइजेशन, चाहे वो रेलवे हो या डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के वो पार्ट हैं, और डिफेंस में तो ज़रूरी। सुनील जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जब बजट पेश हो रहा था और ख़त्म होने की ओर था, उसी समय देखा गया कि शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल रही, और सोने का भाव भी जो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था, अचानक जो है गिरा है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? क्यों ऐसा हुआ? क्या अब बाजार बजट से खुश नहीं है, या कैसे ये सब कुछ हुआ? सुभाष जी, देखिए, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट जो एक ऐसी चीज है कि इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। वो किस वजह से गिरती है या बढ़ती है। अगर आप ड्यूरिंग द बजट भी देखेंगे, जब स्पीच चल रही थी, तो ये मार्केट ने एकदम एक टाइम ऐसा आया जब 2500 पॉइंट नीचे चल गई थी BSE सेंसेक्स। उसके 2 मिनट के अंदर अगर आप देखते तो ये वापसी की, इसने 500 पॉइंट तक गिरी। अभी जो मेरा मानना है कि जो बंद हुई है मार्केट, वो लगभग 1400-1500 पॉइंट के करीब नीचे बंद हुई है। तो एक उनको 1100-1200 पॉइंट तक नीचे गई है, और उनकी जो एक निराशा थी वो एक STD वाली थी। लेकिन उसका क्या एग्जैक्ट इंपैक्ट होगा, आई थिंक वो आने वाले दिनों में और ज्यादा से सफाई से सामने आएगा, क्योंकि इसको पढ़ा जाएगा, बजट समझा जाएगा कि कहाँ कमियां पेशियां रही हैं और क्या अच्छी बातें हुई हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से ये एक टेम्परेरी ट्रेंड है, और स्टॉक मार्केट में, और जो डायनामाइट के दर्शकों को मैं एटलीस्ट ये कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से कोई इसको हम रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं देखते कि आप इन्वेस्ट करिए या ना करिए, ये आपका अपना खुद का डिसीजन है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ध्यान से, ये एक छोटे निवेशकों के लिए खास करके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बजट भाषण के बाद विपक्षी दलों के जो नेता है, खास करके अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस बजट से उन्होंने सरकार को घेरा है और बेहद निराशाजनक ये बजट बताया है। क्या ये वास्तव में निराशाजनक है, या सिर्फ उनके बयान पॉलिटिकल हैं? क्या लगता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो बयान जाहिर तौर पे पॉलिटिकल ही होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका काम है, उनको करने दीजिए। हमारा काम है इकोनॉमिक एनालिसिस करना, हम आपके सामने दे रहे हैं। अब शेयर मार्केट की जैसे बात की सुनील जी ने कहा, अब शेयर मार्केट में एक तो आज की इवेंट है, भाई STT लगा दिया तो नाराज हो गए शेयर। एक था कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से, जब से ये ट्रम्प टैरिफ का प्रॉब्लम आ रही है, स्टॉक मार्केट एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि बजट विल बी ए बिग इवेंट। स्टॉक मार्केट क्या करती है, आगे की इवेंट को लुक फॉरवर्ड करती है। अच्छा चलो, अब बजट आ गया, अब आगे क्या। लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि बजट विल बी ए बिग इवेंट, देयर इज समथिंग दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। उनको वो चीज़ नज़र नहीं आई कि इससे इकोनॉमी को कोई, हाँ हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम नंबर 3 इकोनॉमी है, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 में कितना डिफरेंस है। हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना $20 ट्रिलियन, नंबर 1 $32 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 और 20 ट्रिलियन में कितना फर्क होता है।
तो अगर हमको 4 से 20 कर 18 जाना है तो भाई साहब हमको थोड़ा और हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और इस बजट में ठीक ठाक है, इस बजट से किसी को परेशानी नहीं, कम से कम ये बड़ी रिलीफ की बात है, परेशानी नहीं है। कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं, हम उसको नकार नहीं सकते, जैसे रेयर अर्थ की बात है, एआई मिशन की बात है, हेल्थ सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव दिया, आयुर्वेद में इन्होंने इनिशिएटिव दिया है, ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको नकारना भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन और अच्छा होता तो बड़ा अच्छा होता। फाइनल टेक की तरफ हम बढ़ते हैं। सुनील जी, आप कुछ और क्या देखते हैं फाइनल? देखिए, फाइनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं ये कहूँगा कि ये बजट एक बड़ा साफ संदेश है, वो है रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना। और वो सरकार बहुत अपने उसी के तहत ये अपने सारे काम चल रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से एफटीए साइन हो रहे हैं, जिस तरीके से बाकी देशों के साथ अभी हाल फिलहाल जो जिसे वो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, और अभी आने वाले समय में कुछ और भी पाइपलाइन में है, जैसा कि मेरी जानकारी है कि कनाडा के साथ शायद मार्च अप्रैल में उनके साथ भी हो सकता है। तो उनके चलते आप बजट एक आपको दिशा निर्देश दे देता है, उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना है। तो वो अगर आप चलते उसके अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन एक्सरसाइज है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बजट रिफॉर्म्स एक्सप्रेस होगा, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि रिफॉर्म्स एक्सप्रेस तो है, लेकिन कहीं इसको और तेजी दी जा सकती है। फाइनल कुछ आप? नहीं, फाइनल तो मैंने जैसे जिक्र किया, बजट कोई बुरा नहीं है, बजट में कोई बुराई नहीं है बजट में, और कुछ अच्छाइयाँ हैं, बुराई नहीं है, अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा थी, उसको और दोनों हाथों से उसको छीन लेते तो अच्छा रहता। आप देख रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चावला जी और सुनील बत्रा जी को डायनामाइट न्यूज़ के स्टूडियो में। और जो चीज़ सामने आई कि विकसित भारत एक्ट 247 के लिए ये बजट पर्याप्त नहीं है। बजट अच्छा है, रिफॉर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ मोर्चों पे खेती किसानी से लेकर के और भी कुछ मोर्चे हैं जहाँ पे सरकार को और ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो अपेक्षाएं लोगों की पूरी नहीं हुई। इनकम टैक्स को लेकर के भी ऐसा ही है। आप इस तरह की चर्चाओं को देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़ पर, और देश और दुनिया के हर बड़े घटनाक्रम को जानने के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।